हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 15 जुलाई और हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कल तक के सुर्खियों से बने हैं, सारे हम लोग एक एक करके बहुत ही डीपली जा करके उसको डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, पहले ही बता दे रही हूँ, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना भी कहूँ कम ही है। आज के लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो 4 स्टार वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं वो इंडेक्स से रिलेटेड करने वाले हैं। और आपको पता है कि इंडेक्स का क्वेश्चन जो है वो आयोग का फेवरेट होता है। यहाँ से हर साल कोई भी एग्ज़ाम हो, 1-2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं। तो जब हमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है तो उस एरिया को हम क्यों अवॉइड कर देते हैं, उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए इसको देखिएगा पूरा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम, जब एग्ज़ाम टाइम रिवीजन आप बहुत ईजिली कर सको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज की जो मोटिवेशन कोट है वो देख लेते हैं, जो हमें एनर्जेटिक बनाने में मदद करेगा। क्या कह रहा है? इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। बहुत सही लिखा है। ज़रूरी नहीं है कलम हो तभी आप इतिहास लिख सको। इतिहास लिखने के लिए आपको जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है, हौसले हैं, ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि यस यू कैन डू इट, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो ये चीज़ आपके अंदर भावना होनी चाहिए, उसी के अनुसार आप काम करते रहिए, फिर देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी भी आपके लिए एक वर्क है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और जिसे हमारे इंस्टा से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चर्चा में रहा, क्या चर्चा में है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान का है। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। यहाँ जापान के प्राइम मिनिस्टर की अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड किए जाएँ वो आप एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर सको और यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप देख लीजिएगा। 100% कोई ना क्वेश्चन, जितने आपसे कई दिन से 2-3 दिन से आपको कंटिन्यू जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, वो वहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए देख लेते हैं। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जापान का है। तो ये क्या होता है कि अभी मरणोपरांत देश का सर्वोच्च, इनको क्या किया गया है? मरणोपरांत ये वहाँ का देश का सर्वोच्च सम्मान है जापान का। तो जो शिंजो अबे जी की डेथ हुई है तो उनको मरणोपरांत ये सम्मान देने का फैसला किया गया है। ये जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, ये सबसे लंबे समय तक वहाँ प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसका था? इनका था, जो कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है इनको, और क्या फैक्ट मैंने आपको बताया था कि 2021 में इनको पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? 2021 में इनको पद्म विभूषण मिला था। एंड 2022 में इनको क्या मिला था? नेताजी अवार्ड मिला था। नेताजी अवार्ड। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप इस पर स्टार बना लीजिए। नेताजी अवार्ड 2022 में, 2021 में पद्म विभूषण मिला था और सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ऑर्डर है, ये जो सम्मान है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। किस नंबर के होंगे? 4th नंबर के होंगे ये सम्मान प्राप्त करने वाले। तो अभी हाल ही में उनका जब वो भाषण दे रहे थे तभी किसी ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना कहूँ कम है। ये 4 स्टार वाले आज का लेक्चर जो है 4 स्टार वाला है। I2U2 क्या कह रहा है? I2U2। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, एक एक करके अच्छे से इसको हम लोग ध्यान देंगे। चलिए देख लेते हैं। इस पर क्या करना है? सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य बताना है। अब चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। क्या कह रहा है? I2U2। अब इसमें I2U2 मतलब कि I से जो हैं ये 2 देश हैं और U से जो हैं
ये 2 देश है। तो कौन कौन से, एक आई से इंडिया हो गया और एक आई से इजराइल हो गया, दूसरा यू से यूएसए हो गया और यू से यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहा जाता है। तो ये इसका जो I2U2 है ये इसका ग्रुप है। ठीक है, चलिए इसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया। मान लेते हैं कि इसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो तीनों ही क्या हैं, सही हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक पॉइंट करके। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं इसके बारे में और हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें जो I2U2 है, एक नाम लेने में भी थोड़ा सा, एक मिनट, I2U2 ये इसमें क्या है, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह जो हैं I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। क्लियर। और इसमें यह सम्मेलन जो होगा वो कैसा आयोजित होगा, वर्चुअली आयोजित होगा, आभासी रूप से आयोजित होगा, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं कौन है, अभी ये ध्यान रखिएगा इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है तो इनका भी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही बड़ी संभावना है। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री एयर लैपिड हैं और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, क्या मैंने बताया, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी हिस्सा लेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब ये क्या करेगा कि ये जो परियोजनाएं हैं ये आर्थिक सहयोग के लिए मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं। किसके रूप में कार्य कर सकती हैं, आर्थिक सहयोग के मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं और उद्यमियों तथा श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं। ये इतना क्लियर हो गया। और इसका गठन ऑलरेडी मैंने बताया कि अक्टूबर 2021 में इसके भी ये जो इसकी शुरुआत क्या हुई थी, I2U2 की शुरुआत में I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में, एक जो लाइन मैं बोलने जा रही हूँ ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल और यूएई के मध्य जो हुआ था, इजराइल और यूएई के मध्य कौन सा समझौता हुआ था, बता रही हूँ, एक मिनट टाइम दीजिए। अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। इसका जो गठन था वो इजराइल, और ये ध्यान रखना, पहले मैं ये लाइन कंप्लीट कर दूं कि इसका गठन जो था अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। अब ये ध्यान रखना कि अब्राहम समझौता किसके किसके बीच है, इजराइल और यूएई के बीच है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से क्या होगा, निपटा जा सकेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और I2 का अर्थ है इंडिया और इजराइल, U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत का, निम्न कहाँ है यहाँ पे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा। भारत का पहला कार्बन, ये भी आप स्टार बना लीजिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, बीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आप लोग रखिए और पूछा जाएगा। तो कह रहा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा होगा। और आपको आंसर दिख रहा है, ये कौन सा होगा, ये होगा लेह हवाई अड्डा। कौन सा होगा, लेह हवाई अड्डा। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे जो क्या कह रहा है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कार्बन उत्सर्जन जो होगा वो कितना क्या होगा, ज़ीरो होगा। कार्बन उत्सर्जन जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि भारत में क्या है, फर्स्ट है। इसमें क्या होगा कि जो सोलर पीवी प्लांट के साथ, किसके, सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन जीरो होगा और इसमें हीटिंग और कूलिंग के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, हीटिंग और कूलिंग के लिए, हीटिंग करना हो या कूलिंग करना हो, इन दोनों के लिए जो एनर्जी यूज़ किया जाएगा वो जियोथर्मल ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा और सौर ऊर्जा का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। और मैंने बताया कि ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ये किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो भारतीय
पत्तन प्राधिकरण है, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना है वो कहाँ है? 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995, 1995। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात करें तो वो है संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों का जो फ़र्ज़ है वो कर दीजिए, वो है आपको सेशन को लाइक करना। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर विचार करना। तो चलिए मिलकर के विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में रोमानिया देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में शामिल हुआ है। किसमें शामिल हुआ है? MPI तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ? बताया जा रहा है रोमानिया। अब हम लोग को देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। नाटो के सदस्य राज्यों सशस्त्र बलों के बीच तकनीकी सहयोग का एक कार्यक्रम है। यह जो है नाटो के सदस्य राज्य जो हैं और सशस्त्र बलों के बीच तकनीकी सहयोग का एक कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि नाटो की स्थापना 1959 में हुई थी। अब ये हम लोग पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। अगर इसमें से आपको एक स्टेटमेंट भी पता होगा तो मोस्ट चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन क्या है? सही हो जाए। अब हमें क्या बताना है इसमें, चलिए आगे का हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। गाइस मैं पहले बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई बार बोला है कि लगभग रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोमानिया जो है, रोमानिया नहीं होगा, तो फिर इसमें कौन शामिल हुआ है? यूक्रेन शामिल हुआ है। नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया है? यूक्रेन को शामिल किया गया है। तो ये आपको हो गया, और ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये रॉन्ग है। और नाटो की स्थापना 1959 में नहीं हुई थी बल्कि 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अब जब नाटो इतनी बार आया तो नाटो का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। क्या है? नाटो। पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। नाटो, तो N से नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ से उत्तरी हो गया, A से अटलांटिक, T से ट्रीटी का मतलब संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? संगठन। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया है, 1949। और ये क्वेश्चन उठता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। सेकंड, ये क्वेश्चन बनता है कि नाटो में कितने मेंबर हैं? तो 30 मेंबर हैं, 30 सदस्य देश हैं। नाटो में कितने देश हैं? 30 देश सदस्य हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन बनता है क्या भारत है मेंबर इसका? तो भारत इसका मेंबर नहीं है, नाटो का मेंबर भारत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949। और यूक्रेन जो शामिल हुआ है, तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? कीव है। ये इतना क्वेश्चन यहाँ से इतना यूक्रेन चर्चा में था, तो यहाँ का सब कुछ जानना आपका क्या हो जाती है? जिम्मेदारी हो जाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बताया बी राइट्स है, बाकी 1 A एंड C ऑप्शन क्या है? आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल कितने पदक जीते हैं इन्होंने? इसने तो 22 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। तो वो 22 में हम लोग देख लेते हैं, 4 इनका गोल्ड है, 4 गोल्ड है, और 9 आपका सिल्वर है, 9 सिल्वर है, और 9 आपके कितने हैं? ब्रॉन्ज है। ठीक है, 9 आपके कितने हैं? ब्रॉन्ज है। तो टोटल 22 है। 9 9 18, 4 22। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है, और 9 आपका कांस्य है। भारत के द्वारा कितने जीते गए? 22 जीते गए। अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बहरीन में। बहरीन के एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो बहरीन के
मनामा में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। बस इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी, चलिए स्टार बनाइए अब यहाँ पर भी। हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से रैंक पर है। तो भारत कौन से रैंक पर है, ये 121वें रैंक पर है। किस रैंक पर है, 121वें रैंक पर है। तो चलिए इसके बारे में बहुत डीप हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये रिपोर्ट जारी किसने की। तो SDSS, इसको ऐसे आप इसको जो मतलब अपना नोट्स बनाइएगा उसमें ऐसे डालिएगा वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, फिर इसमें ऐसे आपने बनाया वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। अब इसको जारी करता कौन है, तो SDSN लिख दिया आपने, SDSN लिख दिया। SDSN का मतलब है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब ये यहाँ पे लिख दिया। भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग आपको ऑलरेडी बता दिया 121वीं है, और 121वीं है। ये कितना स्कोर हो सकता है, स्कोर भी पूछ ले तो स्कोर भारत का तो जान ही लेते हैं कि कितना है, तो 60.32 स्कोर है इसका, ठीक है। और भारत की रैंकिंग 121 है, ये मैंने बता दिया। चलिए ये 121 तो 2022 में है, ये तो 2022 में है, और 2021 में इसकी क्या रैंकिंग थी, 2021 में इसकी रैंकिंग थी 120। कितनी रैंकिंग थी इसकी, 120। एक मिनट, ये 2021 में 120 थी, और 2020 में देखा जाए, 2020 में इसकी रैंकिंग कितनी थी, 117। तो 2021 में ये तीनों ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है पीछे का पूछ लेता है, करंट का नहीं पूछता है। तो 2022 में 121वां रैंक है, 2021 में ये 120 पायदान पर था, और 2020 में ये 117 पर था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमें, हाँ ये हो गया। और अगर ये पूछ ले कि अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम पर कौन है, तो अंतिम पर है, ये है दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिणी सूडान। अंतिम पायदान पर कौन है, दक्षिणी सूडान है। और ये कोई पूछ ले कुल देश कितने शामिल थे, कुल देश जो थे वो है 163। तो 163, दक्षिणी सूडान 163 पर ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि टॉप पर कौन है, टॉप पर, तो टॉप पर आते हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड थर्ड है आपका स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा पड़ोसी देश वो किस हाल में है, तो ये तो नहीं पूछेगा किस हाल में, मतलब उसकी रैंकिंग कितनी है ये पूछेगा। तो ये है 125। क्लियर। ये सारे आप अगर इतने फैक्ट आपने नोट किए हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं भी स्किप नहीं होगा, ये आप करके आएंगे 100%, ये मेरी गारंटी। लेकिन इतने आपके नोट्स में होने चाहिए सारे फैक्ट्स। उम्मीद है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से रिवीजन कर देते हैं। जारी करता है SDSN है। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें शामिल किए गए थे, 163 है। भारत की रैंकिंग कितनी है, 60.32 स्कोर के साथ भारत की रैंकिंग 121 है। 2020 में 117 रैंकिंग थी, 2021 में इसकी 120 से हुई है। अब ये बताइए कि 2020 में इसकी 117 थी, इस बार इसकी 121 है, तो क्या ये मतलब बढ़ गया है, जी नहीं, वो रैंकिंग बढ़ी है। रैंकिंग जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से इसकी क्या होती है, गिरावट हुई है, यानी इसकी गिरावट देखी गई है यहाँ पे। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और पड़ोसी किस स्थिति में है, तो 125वें रैंक पर है। टॉप पर कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। अंतिम में कौन है, दक्षिणी सूडान। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फैक्चुअल है। इसमें बस इसको क्या करना है, रट लेना है। क्या कह रहा है, द मैकमोहन लाइन द सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है, तो जो विमोचन किया गया है द मैकमोहन लाइन। अब लाइन के बाद यहाँ पे स्टॉप करिए। फिर क्या लिखा, अ सेंचुरी, द नहीं है, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं जे सिंह। कौन है, जे सिंह है। कौन है, जे सिंह है। ये तो हो गया। अब ये तो इनके लेखक हैं। अब ये पूछ ले विमोचन किसने किया, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विमोचन जो किया है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया है।
अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये राज्यपाल कौन है जो इन्होंने विमोचन किया, तो वह है राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि द मैकमोहन लाइन, ये पुस्तक किसके बारे में, तो अंडरस्टूड है कि ये पुस्तक में क्या किया होगा, क्योंकि नाम से ही ये पता चल रहा है द मैकमोहन लाइन, यानी कि भारत और चीन, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, तो भारत और चीन सीमा रेखा का जो इतिहास है और उसमें जो महत्वपूर्ण पहलू पर है उस पर इस बुक में क्या की गई है, चर्चा की गई है। अब जब मैंने बुक का नाम लिया तो एक बुक और ध्यान में आया है कि टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि चर्चा में है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका कौन है, तो गीतांजलि श्री हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड ये क्यों चर्चा में बन गया, इतना चर्चा में नहीं होता ये बुक, इसलिए चर्चा में हुआ क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसीलिए चर्चा में है। और इसकी लेखिका कौन है, वो हैं गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री हैं। गीतांजलि श्री। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, इसी का क्वेश्चन है कि इस टॉम्ब ऑफ सैंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, उनका नाम है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। चलिए देख लेते हैं कौन से स्थान पर है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैश्विक, अब आप ऐसे हेडिंग बनाइए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ये हो गया। अब एक एक फैक्ट बोलूँ तो वैसे अब जैसे मैंने उसका बताया था उसी तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो देश रखे गए हैं वो 146 रखे गए। कितने रखे गए? 146 रखे गए। और 146 जो है, इसमें भारत की जो रैंकिंग रखी गई, भारत की, उसमें है 135वें स्थान पर है। भारत 146 में, टोटल देश हैं 146, और 146 में भारत की रैंकिंग रखी गई 135। क्लियर? ये हो गया। अब पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसको किसने जारी किया, तो WEF ने जारी किया। ये WEF क्या है? विश्व आर्थिक मंच। क्या है? विश्व आर्थिक मंच, इसी के द्वारा ये जारी किया गया, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। भारत का अगर समग्र स्कोर देखा जाए, कितने स्कोर के साथ 135वें रैंक पर है, तो 0.629 के साथ। पिछले साल अगर पूछा जाए कि 2021 में इसकी क्या रैंकिंग थी, तो 2021 में इसकी रैंकिंग थी 140, यानी कि 140 कितने देशों में हुआ था, ये 156 देशों में। 156 देशों में इसकी जो रैंकिंग थी 140वीं थी, और इस बार 146 में 135वीं है। ये जो लैंगिक अंतराल होता है ये है क्या, तो लैंगिक अंतराल जो है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है, जो सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से दृष्टिकोण में परिलक्षित किया जाता है, दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच स्कोर दिया जाता है। जहाँ 1 है वहाँ समझ लीजिए पूर्ण समानता है। जहाँ 1 है वहाँ समझ लीजिए पूर्ण लैंगिक समानता देखने को मिलता है, पूर्ण लैंगिक समानता देखने को मिलता है। और जहाँ 0 है वहाँ पर समझिए क्या है कि पूर्ण असमानता की स्थिति है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम WEF की बात करें, जो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ये क्या है, सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और 1971 में ये एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था। कब? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो WEF का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? और ये और भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी की जाती है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसी के द्वारा जारी की जाती है। तो ये सारे फैक्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी तक भी जिसने लाइक नहीं किया है लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है, तो किसे शामिल किया गया है, अहमदाबाद और केरल को। किसे शामिल किया गया, अहमदाबाद और केरल को। अहमदाबाद शहर और केरल राज्य। तो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद
ये भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। अहमदाबाद भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। लिख दे रही हूँ, अहमदाबाद जो है पहली यूनेस्को ये ओ है लास्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। सेकेंड, यहाँ का 36 एकड़ में फैला जो गांधी आश्रम साबरमती नदी के तट पर है, और यहाँ पर 9 दिन चलने वाला नवरात्रि का कार्यक्रम भी देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इस लिस्ट में जो ये लिस्ट जारी की गई, इसमें अहमदाबाद की गुजरात साइंस सिटी की भी बात की गई है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। सेकंड हमारा आता है केरल राज्य, जो कि दक्षिण पश्चिम तट पर ये स्थित है, और यह देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, यानी इसको इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में शामिल किया गया है। तो इस दृष्टि से इन 2 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपके 4 स्टार वाले क्वेश्चन है, देखने को आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है? तो कौन बना रहा है? यूएसए बना रहा है। कौन बना रहा है? यूएसए। यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे बनाई है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, और किसने जारी किया? अंकटाड ने जारी किया। अंकटाड ऐसे लिखा जाता है, ये अंकटाड। अब अंकटाड है तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ भैया तुम कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए, जानना जरूरी है तो देख भी लेते हैं। यूएन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, यूनाइटेड नेशंस, सी से कॉन्फ्रेंस, ऑन, टी से हो जाएगा ट्रेड, एंड ए से एंड, डी से डेवलपमेंट। फिर से बता रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसको हिंदी में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अभियान। तो अंकटाड के द्वारा अपनी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 भी जारी की गई है। क्लियर। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें जो जारी की गई, इसमें एफडीआई में, ये देश में एफडीआई में 30% गिरावट होने के बावजूद, एफडीआई में 30% गिरावट होने के बावजूद भारत किस स्थान पर है? भारत की इसमें 30% गिरावट हुई है, उसके बावजूद भारत की उसमें एफडीआई के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पर है। ये भी ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट की गिरावट हुई? 30%। उसके बाद भी ये किस नंबर पर है? 7वें स्थान पर है। और शेष प्राप्तकर्ता कौन बना हुआ है? तो अमेरिका। कौन बना हुआ है? यहाँ की ऑलरेडी मैंने लिखा है, अमेरिका। अमेरिका 367 अरब डॉलर के साथ, 367 अरब डॉलर के साथ एफडीआई का शेष प्राप्तकर्ता बना रहा है। और इस सूची में अमेरिका फर्स्ट पर है, चाइना सेकंड पर है। अमेरिका फर्स्ट पर है, चाइना सेकंड पर है। क्लियर। और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है हांगकांग। थर्ड पर हांगकांग, ये थर्ड पर है। क्लियर। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें कि जो 10 एफडीआई हैं, 10 एफडीआई प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत के अंतर्वाह में गिरावट देखी गई है, और भारत में जो बहिर्वाह एफडीआई है, आउटवर्ड एफडीआई है 2021 में, वो 43 से बढ़ करके कितनी हो गई है? 15.5 अरब डॉलर हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंकटाड जो है ये व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है? संस्था है। व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की क्या है? अग्रणी संस्था है। और अंकटाड की स्थापना की बात करें तो ये 1964 में हुई थी। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा हुई थी। 1964 में यूएनओ के द्वारा हुई थी। और ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का क्या है? एक हिस्सा है। और इसके सदस्य देशों की संख्या देखी जाए तो 195 है। कितनी है? 195 है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, 14th का कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। और किसके द्वारा ये किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना, तिरंगे प्रति जागरूकता लाना। तो सभी सत्य है। किसे महिला श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? मैरी जॉन को दिया गया है। हाल ही में विश्व शांति फोरम का आयोजन
भारत में किया गया? बिल्कुल नहीं, चाइना में किया गया था। और 10वां संस्करण बीजिंग में सिंधुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बड़ोदरा। कहाँ? गुजरात के बड़ोदरा में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को कहाँ उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। इसको कल हम लोगों ने बहुत डीपली डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की ये भी संभावना है। क्यों डिस्कस किया था? लाल पांडा के उसमें आया था ये। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चर्चा में रहा कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी होगी? 1 अक्टूबर 2022 से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आ रहा होगा। आप उम्मीद यही करते हैं कि 1 बाय 1 एक एक करके सारी लाइन आप अच्छे से नोट करेंगे अपने, ताकि एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, रिवीजन फटाफट कर लेना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज यहीं रखते हैं। बस आप लोग अपना क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।